दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिफ में। मैं गोविंद मेवाड़ा और आप देख रहे हैं राजस्थान जीके की स्पेशल सीरीज इतिहास राजस्थान का। दोस्तों, अगर हम इतिहास राजस्थान का इस सीरीज की बात करें तो हम बात कर रहे थे पिछले कुछ वीडियोस में मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप के बारे में। हमने मेवाड़ के महाराणा प्रताप का सामान्य परिचय पढ़ लिया था, उसके बाद हमने इनके राज्याभिषेक के संघर्ष को पढ़ लिया था। तीसरे वीडियो में हमने बात कर ली थी अकबर के द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल के बारे में। उसके बाद हम बात कर चुके हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, और पांचवें भाग या पांचवें वीडियो में बात कर चुके हैं हम महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के इतिहास के बारे में। दोस्तों, अभी तक आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन में आपको वो लिंक मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको राजस्थान जीके की प्लेलिस्ट के चैनल के या प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप उनको देख सकते हैं। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संबंधित विद्यार्थियों तक इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और वीडियो आपको कैसा लगा ये फीडबैक में आप कमेंट ज़रूर देवें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के भाग 6 में अगले जो भी टॉपिक या एग्जाम संबंधी जो बिंदु रह गए हैं उनके बारे में। महाराणा प्रताप की अगर हम बात करें तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का जो भी परिप्रेक्ष्य है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या स्थिति अकबर की रही थी और क्या परिस्थितियां महाराणा प्रताप को फेस करनी पड़ी थी। हम ये जान रहे हैं कि जाला बीदा के साथ सहयोग से और राम सिंह तंवर के सहयोग से और अंतिम समय में जब बलीचा का नाला कूद रहे थे तो शक्ति सिंह के सहयोग से ये राणा प्रताप बाहर निकल जाते हैं और ये पहुंचते हैं कोलियारी गांव में। वहां पर अपने और अपने घायल सैनिकों का ये क्या करवा रहे हैं, वहां पे इलाज करवा रहे हैं। उसके बाद क्या गणित होती है कि जो मुगल सेना है, ध्यान से देखिएगा, मुगल सेना जो है ये मुगल सेना 18 को युद्ध हुआ था 19 जून 1576 को। 19 जून 1576 को ये सेना कर लेती है अधिकार, कहाँ पर, गोगुंदा पर अधिकार कर लेती है। ये ध्यान कीजिएगा, पूछा जाता है मान सिंह कछावा ने गोगुंदा पर अधिकार कब किया था? हल्दी घाटी के युद्ध के एक दिन बाद अधिकार कर लिया था। कब कर लिया? 19 जून को कर लिया। अब देखिए, गोगुंदा से ये सेना एक दो बार बार ये आक्रमण कर रही है, किस पर? कुंभलगढ़ पर। और कुंभलगढ़ को क्या कहा जाता है? अजय दुर्ग कहा जाता है। मेवाड़ का अजय दुर्ग कहा जाता है। ये यहाँ से बार बार वहाँ पर आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन 1576 में जब मानसिंह को यहाँ पे सफलता नहीं मिलती है तो ये सारी की सारी सेना क्या करते हैं, चली जाती है वापस, और वापस चले जाते हैं ये अकबर के पास। लेकिन उसके बाद भी अकबर रुकता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी क्या, अकबर रुकता नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अकबर के जो अन्य अभियान थे वो क्या थे। देखिए, दो मुख्य युद्ध हुए थे इनके दोनों सेनाओं के बीच में। पहला हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ था। दूसरा हुआ था दिवेर का युद्ध जो 1582 में हुआ था। इन दोनों के मध्य जो 6 साल या 5 साल का समय निकला था, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में किसी तरह से मुठभेड़ नहीं हुई हो। छोटी छोटी मुठभेड़ें बहुत हुई है। बहुत सारे अभियान राणा प्रताप के खिलाफ अकबर ने भेजे हैं। तो वो क्या क्या अभियान थे देखिए। जो ही 76 निकला, 76 के बाद इन्होंने अभियान भेजा लड़ाई का। पहले शिष्टमंडल भेजे थे, अब क्या कर रहा है वो बंदा, अब अभियान भेज रहा है। उसने भेज दिया भगवंत दास को, उसके बाद उसने भेज दिया शाहबाज खां को। और ये इनका ऐसा एकमात्र सैनिक था या सेनापति था जिसे बार बार भेजा गया। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कब कब भेजा गया। 1577, माफ कीजिएगा, 1577 में भेजा गया, 1578 में भेजा गया और 1579 में भेजा गया। 79 में तो क्या हो गई थी, शाहबाज खां की मृत्यु हो गई थी। उस युद्ध में, उस मुठभेड़ में शाहबाज खां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और वहाँ बात आती है 1578 में। 1578 में क्या हुआ, अप्रैल 1578 में शाहबाज खान ने कहाँ पे अपना आधिपत्य कर लिया, अजय गढ़ कहे जाने वाले कुंभलगढ़ दुर्ग को इसने जीत लिया था।
केवल एकमात्र बार ये दुर्ग जीता गया है। कब जीता गया है? अप्रैल 1578 में जीता गया है। जीतने वाला कौन था? शाहबाज खां था। और अगर कहा जाए कि 1578 के समय जब शाहबाज खां ने मेवाड़ के इस अजय दुर्ग को जीता था तो इसका किलेदार कौन थे? ध्यान रखिएगा, 1578 में कुंभलगढ़ के जो किलेदार थे वो महाराणा प्रताप के मामा मान सिंह सोनगरा थे। क्या थे? मान सिंह सोनगरा थे। अब ये गणित हो गई। इसके बाद भी इन्होंने शाहबाज खां के अलावा कुतुबुद्दीन खां को भेजा। वहां से भी इनकी बात नहीं बनी तो इन्होंने मुजाहिद बेग को भेजा। और एक और व्यक्ति हैं अब्दुल रहीम खाने खाना। इतने व्यक्तियों को इन्होंने भेजा था। जब यहां से बात नहीं बनी तब जाके आगे बात आती है एक युद्ध की। कौन से युद्ध की? और वो युद्ध था 1582 में होने वाला जो युद्ध। कौन सा युद्ध? दिवेर का युद्ध। अब हम बात करेंगे इनकी अलग अलग की। 1576 के बाद जब भगवंत सिंह को भेजा, यहाँ पे इनकी दाल नहीं गिली, कुंभलगढ़ से इनको वापस भगा दिया गया। उसके बाद में शाहबाज खां 77 में जाते हैं, असफल होके आते हैं, 78 में पहुंचते हैं। किलेदार कौन है? मानसिंह सोनगरा है जो महाराणा प्रताप के मामा थे। और वो क्या कर देते हैं? इस दुर्ग को एकमात्र बार जीता गया है। और अप्रैल 1578 में मानसिंह सोनगरा जब किलेदार थे तो शाहबाज खां इस किले को जीत लेता है। उसके बाद वापस आक्रमण करता है 79 में, और इस 79 में ये क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भी इतने व्यक्ति आए। अब आप एक चीज सोचिए कि अगर इस व्यक्ति ने 3 बार आक्रमण किए, उसमें एक बार जीत लिया, तो अगले साल वापस ऐसा क्या कंडीशन हो गई कि इसे वापस कुंभलगढ़ पर आक्रमण करना पड़ा? देखिए, राणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में इनको पता चल गया था कि जो अकबर की जो सेना है वो सेना बहुत बड़ी है, इसलिए इन्होंने अपनी जो युद्ध नीति है वो युद्ध नीति बदल ली थी। और किस पद्धति से ये युद्ध लड़ते थे? छापामार पद्धति से युद्ध लड़ते थे। क्या थी छापामार पद्धति? कि जब दुश्मन की सेना आ रही है, यानी आप देख लीजिए यहां से मुगल सेना बहुत बड़ी संख्या में आ रही है और ये गढ़ है कुंभलगढ़, और यहां पे चारों तरफ पहरा या जो भी जितनी भी संख्या में मेवाड़ के सेनापति हैं, पता चला कि इधर से आक्रमण होने वाला है। कुछ व्यक्तियों को यहां छोड़ के शेष सेना को लेके किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते थे। इसका मुख्य जो कारण था, इन्होंने जो पद्धति लगाई थी वो छापामार युद्ध पद्धति थी। इसी को गुरिल्ला पद्धति भी कहा जाता है। तो ये पद्धति इन्होंने इसलिए लगाई क्योंकि मेवाड़ काफी समय से संघर्ष कर रहा है। महाराणा सांगा के समय से लगातार संघर्ष पे संघर्ष हो रहे थे। वो भले बयाना का युद्ध कह सकते हैं, वो खानवा का युद्ध कह सकते हैं, वो गागरोन का युद्ध कह सकते हैं, उसके बाद में 1567-68 का अकबर का जो आक्रमण है वो कह सकते हैं। उसके बाद लगातार सन 1572 से सन 1576-77 तक लगातार आक्रमण हो रहे थे। आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, सैन्य स्थिति खराब हो रही थी और सैनिकों का मनोबल भी गिर रहा था। इसलिए महाराणा प्रताप ने अपनी पद्धति को चेंज कर लिया, छापामार युद्ध पद्धति। पता चलता कि आक्रमण होने वाला है, कुछ विशेष सैनिक सेनापतियों को छोड़ के शेष सेना को लेके किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाते। अब आपकी सेना आएगी, पता है आपको कि आपके क्या है, कुछ सैनिक हैं, थोड़ी देर लड़ाई लड़ते और वो मेवाड़ के रणबांकुरे उनसे लड़के जब हार जाते, वो पर्टिकुलर जगह मान लीजिए कुंभलगढ़ी उनके आधिपत्य में आ गया 1578 में। अब क्या हुआ, मारवाड़ अकबर की जो सेना है वो पूरी की पूरी तो यहाँ रुकेगी नहीं। कुछ समय बाद में वो अपना केवल एक थाना बना के या एक सेनापति नियुक्त करके, किलेदार नियुक्त करके पूरी की पूरी जो सेना है वो कहीं दूसरी ओर चली जाती। और जैसे ही महाराणा प्रताप को पता चलता कि ये जो पूरी की पूरी सेना है कहीं डाइवर्ट हो चुकी है, दूसरी तरफ चली गई, तो महाराणा प्रताप क्या कर लेते, वहां पे वापस आक्रमण कर लेते और उस स्थान पर वापस अपना
अपने अधीन कर लेते, अपने आधिपत्य में ले लेते। तो इस तरह की ये नीतियां कर रहे थे। जब शाहबाज खां 2 बार 3 बार लड़ने आए, यही गणित हुई। फिर कुतुबुद्दीन खां के समय यही बात हुई। और मुजाहिदीन बेग भी आया था, और पूछा जाता है मुजाहिदीन बेग किस स्थान पर या किस युद्ध में मारा गया, तो गोगुंदा के पास या गोगुंदा में मुजाहिदीन बेग की मृत्यु हुई थी। ये भी अकबर की तरफ से राणा प्रताप के खिलाफ लड़ने आया था, और इसकी भी मृत्यु कहाँ हो गई, गोगुंदा में हो गई। उसके बाद अगला जो व्यक्ति है अब्दुल रहीम खान खाना, और ये 1580 के आसपास की घटना है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों ये व्यक्ति आया था और क्या इस व्यक्ति को सफलता मिली, क्योंकि ये अकबर के नवरत्नों में सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा दिमागदार कह दीजिए, सबसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति कह दीजिए, ये व्यक्ति था। लेकिन हम इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या अब्दुल रहीम खान खाना को वास्तविकता में सफलता मिली थी। तो ये था पूरा का पूरा जो हल्दी घाटी के युद्ध की बाद की घटना है। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम बात करते हैं अब्दुल रहीम खान खाना की। चलिए, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अब्दुल रहीम खान खाना को अकबर ने कब भेजा और क्या घटना हुई थी। इतिहास में इस घटना को इतिहासकारों ने बहुत ही उदारता पूर्वक और मार्मिक शब्दों में बयान किया है। तो हम बात करेंगे उस घटना के बारे में। अगर हम बात करें अब्दुल रहीम खान खाना की, तो अकबर के जो नवरत्न थे उनमें ये शामिल थे। बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान इनको माना जाता है। तो आप देखिएगा सन 1580 में, और कब, जून 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना को सूबेदार घोषित कर दिया गया। कहाँ का, अजमेर का। अब आप देखिएगा कि जब जब मेवाड़ पर आक्रमण हुआ है, जब जब मेवाड़ पर आक्रमण की कोई भी प्लानिंग करनी है, योजना बनानी है, तो अकबर ने क्या किया है, उसके किसी भी सेनापति को किलेदार या सूबेदार घोषित किया है। कहाँ का, अजमेर किले का, या इसे कहा जाता है मैगजीन का दुर्ग। क्या दुर्ग कहा जाता है, मैगजीन का किला, या अजमेर का किला, या मैगजीन का दुर्ग कहा जाता है। यहाँ का इनको सूबेदार घोषित कर दिया। और सूबेदार घोषित करने के पीछे जो मुख्य कारण था वो था कि आपको क्या करना है, महाराणा प्रताप को पकड़ के लाना है, महाराणा प्रताप को अधीन करना है, मुझे ये व्यक्ति चाहिए। अब क्या होता है कि ये यहाँ से आक्रमण करने के लिए पड़ाव डालते हैं, और अपने पूरे के पूरे परिवार सहित, बीवी बच्चों सहित ये मेवाड़ आते हैं, और मेवाड़ में डाल देते हैं ये पड़ाव। और पड़ाव जब ये डाल रहे थे, इसकी सूचना पड़ जाती है किसे, कुंवर अमर सिंह को सूचना लग जाती है। कुंवर अमर सिंह क्या करते हैं, इन्होंने जहां पड़ाव डाला है उस पर आक्रमण कर देते हैं। जब इन्होंने यहां पर आक्रमण किया तो यहां से इनको जो मिला, यहां से ये धन लेकर गए, यहाँ से ये अगर इनको घोड़े मिले तो घोड़े लेकर गए, और साथ ही क्या हुआ, यहाँ से ये बंदी बना के ले गए यहाँ की महिलाओं को, और यहाँ के जो भी सैनिक मिले थे उन सभी को इन्होंने क्या कर दिया, बंदी बना कर ले गए। कौन ले गए, महाराणा प्रताप के जो ज्येष्ठ पुत्र थे कुंवर अमर सिंह, वो ले गए। अब ये इस घटना की जानकारी किसे पता चली, महाराणा प्रताप को पता चली। तो इतिहासकारों के द्वारा वर्णित है कि ऐसी स्थिति या इस घटना पर महाराणा प्रताप क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और नाराज होकर कुंवर अमर सिंह को वापस कहा जाता है कि इनको क्या करें, महिलाओं को आप से सम्मान लौटाइए, से सम्मान लौटा कर आइए। जो युद्ध है वो युद्ध भूमि में लड़ा जाएगा। किसी भी पर स्त्री या किसी भी स्त्री का सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो इस घटना से ये पता चलता है कि महाराणा प्रताप या जो मेवाड़ के जो ये राणा थे, ये स्त्रियों का कितना सम्मान करते थे, और युद्ध नीति जो है दुश्मन से भी पूर्णतः युद्ध की परंपराओं के अनुसार लड़ना चाहते थे। किसी भी तरीके से छल कपट या और किसी तरीके से ये युद्ध जीतना नहीं चाहते थे। अब इस घटना की जब जानकारी प्रताप को मिली, प्रताप ने अपने पुत्र को आदेश दिया। कुंवर अमर सिंह ने भी पूर्णतः इस आदेश की पालना की, और ये कहाँ चले जाते हैं, से सम्मान लौटा कर आते हैं। किसको, अब्दुल रहीम खान खाना को लौटा कर आ जाते हैं कि भैया गलती हो गई, पिताश्री ने कहा है और ये पिताश्री के आदेश की पालना मैं कर रहा हूं। ये पूरी की पूरी घटना हो गई, और इस घटना को इतिहासकार लिखते हैं कि ऐसी पूरी की पूरी घटना होते ही अब्दुल रहीम खान खाना के जो मन में उदारता पूर्वक एक भाव आते हैं, और वो राणा प्रताप के प्रति जो लड़ने का जो नज़रिया है या उनके प्रति फतेह का जो नज़रिया है वो छोड़ देते हैं, और वहाँ
वहाँ से वो अकबर के पास चले जाते हैं और इनके संदर्भ में एक दोहा कहा जाता है, धर्म रेसी रेसी धरा खप जासी खुरसान, अंबर विसंबर ऊपरे राख ने चोरान। यानी उन्होंने महाराणा प्रताप के प्रति अपनी कृतज्ञता उदारित बताई है, अब उनकी उदारता के लिए उन्होंने उनको धन्यवाद कहा था। तो ये जो घटना है ये वर्णन की जाती है इतिहासकारों के द्वारा। अब एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि अब्दुल रहीम खान खाना को महाराणा प्रताप के प्रति कब भेजा गया, तो कब भेजा गया, 1580 में भेजा गया। डीप पूछ ले कि क्या किया गया था, तो अकबर ने जून 1580 में अब्दुल रहीम खाना को अजमेर का सूबेदार घोषित किया। अजमेर में किस किले का, तो मैगजीन के दुर्ग का, और इसी को कहा जाता है अकबर का किला, अकबर का किला, या इसी को कहा जाता है अजमेर का किला। इनका यहाँ इनको सूबेदार घोषित कर दिया और यहाँ से ये सेना लेकर चलते हैं, मेवाड़ में पड़ाव डालते हैं और वहाँ के ये जानकारी जब इनके राणा प्रताप के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर अमर सिंह को लगती है तो ये क्या कर लेते हैं, आक्रमण कर लेते हैं। इस आक्रमण में इनको जो हाथ लगा, धन, घोड़े, महिलाएं, सैनिक, सब को बंदी बनाकर ये अपने पास ले जाते हैं। जब राणा प्रताप को इस घटना का पता चलता है तो ससम्मान वापस लौटाने की कही जाती है और कहा जाता है कि इसी वजह से अब्दुल रहीम खाना वापस दिल्ली या अकबर के पास लौटकर अपनी एक गुजारिश करते हैं कि आजीवन मुझे किसी भी तरीके से महाराणा प्रताप के अगेंस्ट किसी भी अभियान में मैं शामिल नहीं होऊंगा, इसकी मुझे अनुमति दी जावे, ऐसा इतिहासकारों ने वर्णित किया है। तो ये इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम बात करेंगे मेवाड़ के एक उद्धारक व्यक्ति की जिन्होंने बड़ी कठिन समय में इनका साथ दिया था। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे मेवाड़ के मैराथन या मैराथन ऑफ मेवाड़ के नाम से सुप्रसिद्ध एक युद्ध के बारे में। और ये युद्ध इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है। यूँ मान लीजिए हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अगर महाराणा प्रताप का जो सर्वाधिक फेमस युद्ध है तो वो युद्ध कौन सा है, दिवेर का युद्ध है। अगर हम बात करें कि दिवेर का युद्ध कब हुआ था, क्योंकि हमें स्टोरी के साथ साथ एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी देखना है कि क्या होना चाहिए। अब आप रचना देखिए या एक पूरी प्रस्तावना देखिए कि 1580 में किलेदार नियुक्त किया गया, 81 के लगभग वो वापस लौट जाते हैं और बोलते हैं कि भैया ये मेरे बस की बात नहीं है और मैं महाराणा प्रताप के अगेंस्ट नहीं लड़ूंगा। अब राणा प्रताप के खिलाफ अकबर को क्या करना था, ऐसा कोई व्यक्तित्व तैयार करना था जो उनके प्रति बहुत ज़्यादा द्वेषता रखता हो और बहुत ज़्यादा लड़ने को आतुर हो। तो ऐसे व्यक्तित्व में क्या हो गया, इनके खुद के चाचा सुल्तान खां और एक दूसरा जो सेनापति था बहलोल खां, इन दोनों के नेतृत्व में, इन दोनों के सेनापतित्व में इन्होंने एक सेना भेजी और ये सेना दिवेर छापली के स्थान पर युद्ध हुआ बहुत बड़ा और इस युद्ध का क्या नाम रख दिया गया, दिवेर का युद्ध रख दिया गया। अब एग्जाम की दृष्टि से आप देखिए क्या पूछा जाता है, समय कि टाइम क्या था। और अगर टाइम की बात करें 26 अक्टूबर 1582 का ये दिन था। और अगर हम हिंदी महीने की बात करें तो इस दिन दशहरा था, विजयदशमी थी, दशहरा या विजयदशमी थी। यानी पूछ लिया जाए कि किस दिन दिवेर का युद्ध हुआ था तो दशहरे के दिन युद्ध हुआ था। और दशहरा विजयदशमी प्रतीक है, असत्य पर सत्य की विजय के रूप में हम इस पर्व को मनाते हैं। और इसी दिन क्या हो गया, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य युद्ध हो गया। अब बात आती है सेनापतियों की कि सेनापति कौन थे। देखिए यहाँ पर अब बात करेंगे हम दोनों सेनाओं की। और अगर हम बात कर लें मेवाड़ की, मेवाड़ के जो सेनापति थे वो प्रमुख सेनापति तो कौन थे, महाराणा प्रताप थे। और उसके बाद अगर इनके साथ की बात करें तो कुंवर अमर सिंह हरावल दस्ते में इनके साथ दे रहे थे लड़ाई में कुंवर अमर सिंह। अब आप देखिए इधर अगर हम इस घटना की बात करें कि अकबर के जो सेनापति थे वो कौन थे, तो बहलोल खां, बहलोल खां ये इनके सेनापति थे। और अगर दूसरे सेनापति की बात करें तो सुल्तान खां इनके सेनापति थे।
और इनको इस युद्ध का मुख्य सेनापति माना जाता है। मुख्य सेनापति कौन थे? सुल्तान खां थे। अब देखिए दो व्यक्ति हैं, इधर भी दो व्यक्ति हैं, इन दोनों व्यक्तियों में लड़ाई होती है और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए एक व्यक्तित्व है महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप कहा जाता है युद्ध लड़ते हैं और बहलोल खां को एक ही वार में दो टुकड़े करते हैं, एक ही वार में घोड़े सहित दो टुकड़े करते हैं। ये किसके साथ हुआ था? ये बहलोल खां के साथ हुआ था। कब हुआ था? ये 1582 में दिवेर के युद्ध में हुआ। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप ने अकबर के किस सेनापति का एक वार में घोड़े सहित दो टुकड़े किए थे? बहलोल खां के किए थे। कब किए थे? तो दिवेर के युद्ध में किए थे। और ये युद्ध कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1582 के दिन ये युद्ध हुआ था। अब यहां पे ये घटना हो गई, पहला व्यक्ति तो चला गया। अब दूसरा बात करते हैं सुल्तान खां की। और ये सुल्तान खां क्या था? रिश्ते में अकबर का क्या लगता था? चाचा लगता था। ये अकबर का चाचा था और इसको क्या कर दिया? कुंवर अमर सिंह ने भाले से मार दिया। कहते हैं कि भाला लगाया और उसको उठा दिया, जिससे सुल्तान खां की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिवेर के युद्ध में बहलोल खां को किसने मारा था? राणा प्रताप ने तलवार से एक ही वार में दो टुकड़े किए थे। लेकिन वही बात आ जाए, सुल्तान खां को किसने मारा था? तो कुंवर अमर सिंह ने मारा था और भाले से मारा था। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखना, आप नोटिस कर लेना। अब बात आती है इस युद्ध के उपनामों की। बहुत सारे उपनाम हमने हल्दी घाटी के युद्ध में भी देखे थे, यहां भी हम देखेंगे। इस युद्ध को कहा जाता है मैराथन ऑफ मेवाड़, यानी मेवाड़ का मैराथन। और जहां बात आती है इस शब्द की कि ये नाम किसने दिया था, तो कर्नल जेम्स टोड ने ये नाम दिया था। किस में दिया था? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक जो इनकी पुस्तक थी इतिहास की, उसमें इन्होंने इस युद्ध को क्या कह दिया? मेवाड़ का मैराथन कह दिया। उसके बाद बात है इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक कहते हैं। प्रताप के गौरव का प्रतीक कहते हैं। प्रताप के गौरव का क्या कह देते हैं? इसको प्रतीक कहते हैं। उसके बाद बात आए कि स्थान क्या था, किस स्थान पर यह युद्ध हुआ था। तो स्थान आप देखिएगा, दिवेर छापली के मध्य जो मैदान है, उस पूरे मैदान और पहाड़ी स्थान पर यह युद्ध हुआ था। इसीलिए इसे कहीं कहीं दिवेर छापली का युद्ध भी कहा जाता है। इसी स्थान पर जहां युद्ध हुआ था, वर्तमान में विजय के प्रतीक के रूप में वहाँ पे स्मारक बना हुआ है, जो अभी आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा वो स्मारक है। लेकिन हमें पूछ लिया जाए कि स्थान क्या था, तो स्थान तो भैया दिवेर छापली था। समय इसका 26 अक्टूबर 1582 था, दिन दशहरे का था। सेनापति जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे, कुंवर अमर सिंह थे। इधर बात करें तो सेनापति जो थे बहलोल खां थे और अकबर के चाचा सुल्तान का स्वयं इस युद्ध में थे। अब बात करें कि क्या हुआ, इस घटना क्या हुई। महाराणा प्रताप ने बहलोल खां को एक ही झटके में दो टुकड़े कर दिए। उसके बाद बात करें कुंवर अमर सिंह ने क्या किया, उसने अकबर के चाचा सुल्तान खां को भाले से मार दिया। अब इसके उपनाम की बात कर ले, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। किसने कहा था? जनरल जेम्स टोड ने कहा था। किस पुस्तक में कहा था? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कहा था। वहीं बात करें इस युद्ध को और क्या कहा जाता है, तो प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा जाता है। उसके बाद अगर परिणाम की बात करें तो इस युद्ध का क्लियर कट परिणाम है विजयदशमी के दिन हुआ था। अब असत्य पर सत्य की जीत थी। तो यहां पर क्या हुए? प्रताप जो स्वाधीनता के लिए लड़ रहे थे, उनकी विजय हुई। प्रताप की विजय हुई। और इसका प्रतीक या किस आधार पे कहा जाता है कि विजय हुई थी, तो इस युद्ध के बाद अकबर की सेना 36 थानों को छोड़कर भाग गई थी। 36 थानों को छोड़कर भाग गई थी। कौन? अकबर की सेना। और इसी से पता लगाया जा सकता है कि इस युद्ध में क्या हुआ होगा। राणा प्रताप की विजय हुई थी। इस युद्ध के बाद में अपनी छापामार युद्ध नीति, अपनी गोरिल्ला युद्ध नीति से राणा प्रताप ने पूरे के पूरे मेवाड़ को वापस जीता था, 2 स्थानों को छोड़ के। पूछा जाए कि इस युद्ध के बाद किन किन स्थानों को छोड़ के पूरा मेवाड़ प्रताप ने ले लिया था, तो चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ ये 2 स्थान थे। चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष सभी मेवाड़ को ये जीत लिए थे। ये थी महाराणा प्रताप की इस युद्ध के बाद की नीतियां। और ये जो युद्ध था, यही युद्ध था मेवाड़ का वापस
जब जीत रहे थे तो उसका जो श्री गणेश है वो दिवेर युद्ध से हुआ था, इसीलिए इसे प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा जाता है। 36 स्थानों को छोड़ के चली गई, बहुत ज़्यादा इनकी गरिमा हो गई महाराणा प्रताप की, और धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने अकबर से पूरा का पूरा मेवाड़ वापस ले लिया था। केवल मात्र चित्तौड़ और मांडलगढ़ ये 2 स्थान ऐसे थे या ये दुर्ग ऐसे थे जो राणा प्रताप चाहते हुए भी नहीं जीत पाए। ये था साथियों दिवेर युद्ध के बारे में। आज के इस पार्ट में इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा होने पर भी आपके लिए देखने में थोड़ी सी समस्याएं आती है। अगले भाग में हम बात करेंगे राणा प्रताप के अंतिम समय कहाँ बीता, उन्होंने जो चावंड राजधानी है वो किस तरह बनाई, उससे पहले उन्होंने जो अस्थायी राजधानी थी वो कहाँ बनाई थी, उसके बाद हम बात करेंगे अकबर के अंतिम प्रयास के बारे में। उस प्रयास के बाद अकबर ने मेवाड़ को जीतने का सपना छोड़ दिया था, और वो कौन व्यक्ति था जो अंतिम प्रयास के रूप में यहाँ आया था। उसके बाद हम बात करेंगे राणा प्रताप के अंतिम समय की, और इसी भाग में हम बात करेंगे उनके समय हुए साहित्य और मेवाड़ चित्रकला के रूप में जो कार्य हुए उन सभी के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं हर रोज़ वीडियो लेकर आ रहा हूं आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से और जानकारी की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण वीडियोज़ है वो सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पूरा वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। एक ही गुजारिश है आपसे कि जो भी इस वीडियो को देखते हैं पूर्णतया आपके हैंड रिटन नोट्स बनाएं, क्योंकि बार वीडियोस को आप देख भी लेंगे तो सारी की सारी चीज़ें याद होना नामुमकिन है। तो अपने नोट्स ज़रूर तैयार करें ताकि रिवीजन के समय आपका कम से कम समय खराब हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।